सुन लो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मनोहर श्याम जोशी, तुम्हारे इस पाठ का लेखक। हेलो बच्चों, मैं हूँ यशोधर, तुम्हारे इस पाठ का सबसे मेन कैरेक्टर, और पूरा जो पाठ है वो मेरे ऊपर ही है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पाठ कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, फिजिकल एजुकेशन के एंड इंग्लिश के। इस प्रीमियम नोट का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया, हर एक चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से, और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट का, अभी जाके हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। तो अब चलो पाठ को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हुए मैंने ये बताया कि एक दिन यशोधर जी जब अपने काम को खत्म कर लेते हैं, फाइल्स को देख लेते हैं, तब वो अपने ऑफिस की घड़ी की तरफ देखते हैं और अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हैं। दोनों में 5 मिनट का फर्क था। वो कॉन्फिडेंट थे कि उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी एकदम सही है, क्योंकि वो डेली समाचार से मिलाया करते थे अपनी घड़ी के समय को। तो वो अब ऑफिस से बाहर निकलते समय अपने कर्मचारियों से मजाक करते हुए कहते हैं, आप लोगों की तरह ही ऑफिस की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए कर्मचारी जिसका नाम चड्डा था, उसने बदतमीजी से कहा, बड़े भाव आप अपनी खुद की घड़ी की तो हालत देख लीजिए, सही समय बताता है ना। यशोधर जी जो कि एक अच्छे सरकारी पोस्ट में थे, उन्होंने उसकी बदतमीजी को इग्नोर करते हुए कहा, मेरी ये घड़ी तो मिनट टू मिनट टाइम बताती है। अब चड्डा यशोधर जी की कलाई को पकड़ लेता है और थोड़ी सी और बदतमीजी करते हुए कहता है, ये तो बाबा आजम की घड़ी लग रही है भाव, अब डिजिटल ले लो, वो भी सस्ती में आ जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी और हम भी तो पुराने समय के लोग हैं, तो पुरानी ही घड़ी पहनेंगे ना, और ये घड़ी तो अभी भी राइट टाइम दिखाती है। ये इंसिडेंट यशोधर जी की पुरानी परंपराओं और मूल्यों की तरफ जुड़ाव को दिखाता है। वो बदलते समय के साथ नई चीजों को अपनाने में रुचि नहीं रखते थे। अब आगे के पार्ट में मैं उनके पुराने जीवन के बारे में बताता हूँ और कहता हूँ कि जब वो दिल्ली में नए नए आए थे काम को ढूंढने के लिए, तब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा कम थी। उस समय एक व्यक्ति जिनका नाम किशन था, उन्होंने पंत जी की यानी कि यशोधर जी की बहुत मदद की। उन्हें रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और खाने के लिए खाना भी दिया। फिर वो उन्हें काम भी दिलवाते हैं और फिर दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी करते हैं। आगे पार्ट में ये बताया जाता है कि ऑफिस में बातचीत के दौरान ही सभी को ये पता चल जाता है कि यशोधर जी का ये 25वां सालगिरह है, यानी कि ये इनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सुनकर सेक्शन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो चड्डा था वो चपरासी को तुरंत बुलाता है और चाय बिस्किट पानी के इंतजाम में लगा देता है और पैसे पंत जी को यानी कि यशोधर जी को मांगता है। फिर यशोधर जी कहते हैं, अरे ये सब तो अंग्रेजों के चोचले हैं, हमारे समाज में ऐसी परंपरा नहीं है। ये बोलने के बाद वो केवल 10 रुपए निकालते हैं और चाय के लिए दे देते हैं। जो चड्डा होता है वो थोड़ा सा और फोर्स करता है कि 10 रुपए में क्या होगा, तो वो 2 और नोट निकालते हैं और बिस्किट का भी खर्च दे देते हैं। पैसे देने के बाद वो खुद दावत में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि ऑफिस के बाद चाय पानी करते हुए गप्पे लड़ाना ये समय की केवल बर्बादी है। उनकी आदत थी कि वो ऑफिस का काम खत्म करते थे, बस निकलते समय थोड़ा सा बात कर लेते थे सभी से और फिर घर की तरफ चले जाते थे। अब आगे के पार्ट में मैं उनके घर परिवार और उनकी सोच की झलक देता हूँ। पंत जी बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताते थे। वो पैदल ही ऑफिस जाया करते थे, क्योंकि उनके बच्चों और परिवार वालों को पसंद नहीं था कि वो साइकिल चला के ऑफिस जाए। सभी उन्हें फोर्स करते कि वो एक स्कूटर ले ले, लेकिन उन्हें ये सारी चीजें बेफिजूल लगती थी। दफ्तर से लौटने के बाद वो बिरला मंदिर चले जाते थे और वहाँ बैठकर ध्यान करते थे और प्रवचन सुना करते थे। ये आदत उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा खलती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि यशोधर जी अभी बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं। यशोधर जी अपने परिवार वाले की इन बातों को इग्नोर करते थे और उनके लिए अनुशासन और सिद्धांत सबसे ज्यादा अहम था। अब आगे पार्ट में ये बताया गया कि यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे, तब रास्ते में वो ये देखते हैं कि जिस जगह उनके मित्र किशन दा का क्वार्टर था, उस जगह पे अब बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी। ये बदलाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें कई बार अच्छी कॉलोनियों में घर मिल रहा था, लेकिन वो गोल मार्केट को कभी नहीं छोड़ते और अपने क्वार्टर को कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस जगह से कोई यादें जुड़ी होती है, उस जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में उनकी पत्नी और बच्चों से उनका मतभेद बढ़ गया था, क्योंकि सभी बच्चे अब बड़े हो गए थे। एक बेटा विज्ञापन कंपनी में ऊंचे तनख्वाह पे काम कर रहा था, दूसरा आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, तीसरा पढ़ाई के लिए अमेरिका जा चुका था, और एक बेटी जो थी वो भी जिद कर रही थी फॉरेन में जाकर पढ़ाई करने के लिए। यशोधर जी अपने बच्चों की तरक्की पे बहुत खुश थे, लेकिन उनका ये मानना था कि इस आधुनिकता ने उनके घर में दूरियां बढ़ा दी है। उनकी पत्नी केवल बच्चों के ही पक्ष में रहती थी और उनकी पत्नी का ये शिकायत था कि जब नई नई शादी हुई थी और ज्वाइंट फैमिली था, तो यशोधर जी ने कभी भी उनकी पत्नी का यानी कि उसका कभी साथ नहीं दिया और पुराने रीति रिवाज में हमेशा बांध कर रख दिया। तो अब वो केवल वही परंपरा निभाएगी जो सुविधाजनक हो। पत्नी और बच्चों से मतभेद होने के बाद यशोधर जी सोचा करते थे कि जैसे किशन दा ने अपना परिवार नहीं बसाया और अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। लेकिन फिर यशोधर जी ये भी देखते हैं और सोचते हैं कि किशन दा के परिवार ना होने के कारण उनका बुढ़ापा बहुत ज्यादा कष्टमय था। जब वो रिटायर हो गए तो उनके देखभाल के लिए कोई भी नहीं था और अकेलेपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। इससे यशोधर जी ये समझते हैं कि बच्चों का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही वो अपनी मनमानी करे, फिर भी उन्हें अभी भी किशन दा की ये बात याद है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयानी लोग उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो और उसके बाद अपने गांव के पुश्तैनी मकान में जाकर रहो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और पैसे भी बहुत बचते। यशोधर जी को रिश्तेदारों से जुड़े रहना अच्छा लगता था, लेकिन बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बेकार की चीज लगती थी। हाँ, तो उस दिन हो गया जिस दिन कमाऊ बेटे ने साफ साफ
तरफ ये बोल दिया कि बुआ को भेजने के लिए मैं कोई भी पैसे नहीं दूंगा। इसके रिप्लाई में यशोधर जी कहते हैं, अभी तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत और प्रतिष्ठा है समाज में कि किसी से भी 100 रुपया अगर मांगू तो आराम से वो बिना सोचे समझे मुझे दे देगा। यशोधर जी का एक नारा, हमारा तो प्रतिष्ठा ही हमें विरासत में मिली है, ये नारा सुनकर उनकी बीवी बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उनकी बीवी का ये मानना था कि उनका देखा सुना तो कुछ नहीं है, बस वो किशन दास की बातें ही रिपीट करते रहते हैं। यशोधर जी उन्हीं के साथ धार्मिकता और बुजुर्गियत स्वाभाविक समझते हैं, जबकि पत्नी आधुनिक जीवन शैली ही अपनाना चाहती है। वो चाहती थी कि जैसे वो किसी भी चीज में अपने परिवार को रोक टोक नहीं करते हैं, वैसे ही परिवार वाले भी उनके जीवन में कोई भी रोक टोक ना करे। वो हमेशा मंदिर जाते थे और ध्यान करते हुए भी अपने परिवार की चिंता करते थे। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। हमेशा किशन दा यशोधर बाबू को सुबह सुबह उठाया करते थे और वॉक पे ले जाया करते थे, सैर पे ले जाया करते थे और कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यशोधर जी को जब भी कोई प्यार से भाव बोलता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। किशन दा के साथ बिताए हर एक पल यशोधर जी को बहुत अच्छे से याद थे। किशन दा के जाने के बाद यशोधर जी ने उनकी परंपराओं को निभाने की बहुत कोशिश की। यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें भी समाज में सम्मानित बुजुर्ग की तरह देखा जाए, जैसे किशन दा को सब लोग रिस्पेक्ट देते थे। मगर अब तो समाज बदल चुका है और इवन बच्चे भी उनका वैल्यू नहीं करते थे, कुछ भी नहीं पूछते थे। बड़े बेटे की नौकरी लगने के बाद वो घर के खर्च में भी कंट्रीब्यूशन करने लगा और घर में अपना अधिकार जमाने लगा। कोई भी चीज वो खरीद के लाता था तो वो बोलता था, मेरा टीवी, मेरा फर्नीचर, ऐसे ही वो बोला करता था। ये सुनकर यशोधर जी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो सारी चीजें अपने मन में ही दबा के रखते थे। अब वो अपने ऑफिस से निकलते हैं और क्वार्टर चले जाते हैं। पहली बार क्वार्टर पहुंचने के बाद उन्हें ये लगता है कि वो एक गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि उनके क्वार्टर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लगी थी, स्कूटर, बाइक और कार लगे थे। उसके साथ साथ उनके घर के बाहर भी बहुत अच्छी तरीके से सजावट की गई थी। ये सारी चीजें देखकर यशोधर जी सोच में पड़ गए कि आखिर मेरे क्वार्टर में हो क्या रहा है। यशोधर जी जब घर गए तो उन्होंने ये देखा कि उनकी पत्नी और बेटी मेहमानों को विदा कर रही थी। बेटी के आधुनिक कपड़े और उसका श्रृंगार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। घर में उनके कुछ रिश्तेदार आए थे और उनके बेटों के कुछ दोस्त आए हुए थे। अब उनका बेटा उन्हें देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, बाबा आप भी हद करते हो, अपने खुद के सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर कौन आता है? मेरे बॉस ने आपका कितना इंतजार किया और इंतजार करके वो चले भी गए। हमारे यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग की सेलिब्रेशन होने लगी? तभी उनका दूर का भांजा चिल्लाकर बोलता है, जब से आपका बेटा महीने के 1500 कमाने लगा है तब से। यशोधर जी को पार्टी नहीं पसंद आती है, क्योंकि पार्टी के बारे में कोई भी उनसे नहीं पूछता है, ना ही उनसे कोई भी सलाह लेता है। बच्चों और रिश्तेदारों के बहुत अनुरोध करने के बाद वो केक तो कट कर देते हैं, लेकिन उसे नहीं खाते हैं। वो बहाना बना देते हैं कि उन्हें संध्या पूजा में जाना है। फिर वो ये बोलकर संध्या पूजा में चले जाते हैं मंदिर, और मंदिर से तब तक नहीं लौटते हैं जब तक सारे मेहमान घर से नहीं चले जाते हैं। मेहमानों के चले जाने के बाद उनकी बीवी उन्हें मंदिर से बुलाती है। फिर वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाते हैं तो उनका जो बड़ा बेटा होता है वो उन्हें एक गिफ्ट देता है और बोलता है, पिताजी अब आप पुराने कपड़े पहनना छोड़ दीजिए और इस नए गाउन को पहनकर डेली सुबह दूध लेने चले जाइएगा। अपने मन में मैं उदास होते हुए ये सोचता हूँ कि काश मेरा बेटा मुझे गिफ्ट देने से अच्छा ये बोल देता कि कल से वो दूध लेने डेली चला जाएगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल बने होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गुल दक्षिणा में। उसके साथ प्रीमियम नोट परचेज कर सकते हैं और हाँ कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और मैं रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ऐसे चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो यार अब मिलते हैं। जिसके लेखक ओम थानवी जी हैं। इस यात्रा वृत्तांत में ओम थानवी जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदारो की अपनी यात्रा का सजीव वर्णन किया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसमें दो सभ्यताएं, एक तो हड़प्पा सभ्यता जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है और दूसरा मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, इनको प्रमुख माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सुनियोजित नगरीय सभ्यता माना जाता है। अब हड़प्पा में तो रेल लाइन बिछने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाई थी, लेकिन मोहनजोदारो में खुदाई की गई। मोहनजोदारो की खुदाई का काम सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने उस समय के पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के कहने पर किया। अब मोहनजोदारो उस समय की ताम्रकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो ताम्रकालीन सभ्यता मतलब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2510 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और तत्कालीन समय में ताम्र यानी कि तांबा उस समय प्रमुख धातु हुआ करता था, इसलिए उस काल को ताम्रयुगीन काल कहा जाता है। तो मोहनजोदारो उस समय की ताम्रकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था जो करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, जिसकी आबादी लगभग 85,000 रही होगी। ऐसा माना जाता है कि अपने समय में मोहनजोदारो घाटी की सभ्यता का केंद्र अर्थात राजधानी रही होगी।
अब जो लेखक है जब वो मोहनजोदारो घूमने गए तो वहाँ घूमते घूमते उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो चुपके चुपके 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता में पहुँच गए हैं। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि ताम्रकालीन शहरों का सबसे बड़ा शहर अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों के बल पर आज के महानगरों को भी मात देता हुआ नजर आता है। अब मोहनजोदारो शहर जो है वो टीलों पर बसाया गया था। टीला मतलब छोटी पहाड़ी को कहते हैं और ये जो टीले हैं ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि छोटे छोटे इंसानों के द्वारा बनाए हुए टीले हैं जो कच्ची पक्की ईंटों से बने हैं। ऐसा सिंधु नदी के बाढ़ के पानी के प्रकोप से बचने के लिए किया गया था। अब जो लेखक है वो मोहनजोदारो की नगरीय सभ्यता, संस्कृति और जल संस्कृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह ताम्रकालीन नगरीय सभ्यता है। यहाँ के खंडरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज भी कोई रहता है। शहर की नियोजन व्यवस्था बहुत सुंदर है। अब यहाँ की जो चौड़ी चौड़ी गलियाँ हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी राइट एंगल पर काटती हैं। तो यहाँ के सभी घर पक्की ईंटों और लकड़ी से बनाए गए हैं जिनकी दीवारें काफी मोटी हैं। शायद 2 मंजिले घर बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते हैं क्योंकि मुख्य सड़क पर बैलगाड़ियां चला करती थी। संयोगवश हमारा चंडीगढ़ शहर भी इसी तर्ज पर बनाया हुआ है। यहाँ पर इंसानी ज़रूरत का हर वो सामान मौजूद है जो कि किसी भी सभ्यता के फलने फूलने के लिए ज़रूरी है, मगर सारी ये जो वस्तुएं हैं वो बहुत छोटे छोटे आकार में मौजूद है। तो पूर्व दिशा में अमीरों की बस्ती बनी हुई है जिसमें बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, अधिक कुएं आदि हैं, जबकि आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम दिशा में मानी जाती है। मगर मोहनजोदारो में ठीक इसका उल्टा है। अब यहाँ के जो लोग थे वो अपने काम आपसी तालमेल से करते थे। लेखक के अनुसार यहाँ के लोग व्यापार करते थे। इन्हीं लोगों ने दुनिया को उन्नत खेती करना सिखाया। यहाँ पर एक विशाल कोठार है, यानी एक बड़ा सा कोठार है जिसमें कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में प्राप्त अनाज रखा जाता था। यहाँ पर कपास, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, सरसों, चने, खरबूज, खजूर, अंगूर आदि इन सभी की खेती करने के प्रमाण भी मिले हैं। अब इस सभ्यता को ज़्यादातर विद्वान खेतीहर और पशुपालक सभ्यता मानते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो खेती किया करते थे और पशु पालने का काम करते थे। यहाँ लोहा नहीं पाया गया है लेकिन पत्थर और तांबे के इस्तेमाल से कृषि के औजार बनाने के सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही शांति प्रिय थे क्योंकि यहाँ पर हथियार जैसे कोई उपकरण नहीं मिले हैं। सैनिकों के सबूत भी नहीं मिले हैं। अब दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन कपड़ा सूती कपड़ा यहीं से प्राप्त हुआ है। पहला प्राचीन कपड़ा जॉर्डन से प्राप्त हुआ था। यहाँ रंगाई करने के भी सबूत मिले हैं। अब यहाँ के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी के बारे में अच्छी जानकारी थी। हर घर में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। अब जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं जो ढकी हुई हैं। अब नगर में एक 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा जलकुंड भी है। माना जाता है कि यह किसी विशेष अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। अब इसके पास ही 8 स्नान घर भी हैं। अब जलकुंड में गंदा पानी न जाए इसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जलकुंड के पास ही एक कुआं भी है जहां से शायद जलकुंड में पानी आता होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर 700 कुएं और कई तालाब भी हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। यह संसार की पहली सभ्यता है जिसने कुएं खोदकर भूमि जल निकाला। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो कोई भव्य राजमहल मिला और ना ही कोई भव्य मंदिर या पिरामिड मिला। इस संस्कृति की खास बात यह है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भव्यता या दिखावा नहीं दिखाई देता है। यानी मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता और आडंबर का नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर धातु और पत्थर की मूर्तियाँ और बर्तन मिले हैं जिसमें चित्रकारी की गई है। मोहरे, खिलौने और दूसरे साजो सामान आदि की वस्तुएं भी मिली हैं।
अब यहाँ से मिली एक नर्तिका की मूर्ति यानी एक डांसर की मूर्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यानी म्यूजियम है उसमें उसको रखा गया है। यहाँ पर मिली 50,000 से भी अधिक चीज़ों को दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में रखा गया है यानी कि दुनिया के अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है। अब मोहनजोदारो में एक प्राचीन बौद्ध स्तूपा भी है मगर ये कनिष्क कालीन है यानी कनिष्का के टाइम का है, कनिष्का के पीरियड के टाइम का है। इसी के बारे में जानकारी लेने राखल दास बनर्जी यहाँ पर आए थे, लेकिन जब इसे खोदा गया तो इसके नीचे उन्हें 5000 साल पुरानी सभ्यता मोहनजोदारो का नगर देखने को मिला जिसकी नगर योजना अद्भुत और लाजवाब थी। अब लेखक के अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो वहाँ की छोटी छोटी वस्तुओं में देखने को मिलता है जो उस समय के समाज द्वारा निर्मित की गई थी, जो उस समय के समाज द्वारा बनाई गई थी। जूझ का मतलब क्या होता है? जूझ यानी जूझना यानी संघर्ष करना। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये जो कहानी है जूझ, इसे एक मराठी उपन्यास जिसका नाम है जो भी वहाँ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव है और इस मराठी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट यानी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। तो डॉक्टर आनंद रतन यादव जो है उनका पूरा नाम आनंद रत्नप्पा जकार्ते है। तो जूझ जिसका मतलब होता है जूझना या संघर्ष करना, ये कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव ने ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के बजाय संघर्ष किया और फिर अपनी लगन और मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत करते हुए आनंद यादव कहते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता रत्नप्पा, जिन्हें वो दादा कहकर बुलाते थे, उन्होंने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया ताकि वो घर और खेत के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटा सके। उनके पिता खुद तो घर का कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन वो घूमने फिरने, आराम और मौज मस्ती करने में बिता देते थे। अब आनंद यादव स्कूल जाना चाहते थे, इसलिए क्या होता है कि एक दिन वो गोबर के कड़े बना रहे होते हैं। उसी वक्त वो अपनी माँ से स्कूल जाने के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि अगर इस वक्त वो स्कूल नहीं गए तो फिर वो अपने पिता की तरह ही गरीब ही रह जाएंगे और अगर पढ़ लिख गए तो शायद जीवन में कुछ कर पाए। अब आनंद यादव की जो माँ थी उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके पिता से बात की तो वो नाराज हो जाएंगे। हालांकि जो माँ थी वो चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन वो आनंद यादव के पिता से डरती थी, इसलिए खुलकर उसका साथ नहीं दे पा रही थी। तभी जो लेखक है आनंद यादव, उन्होंने अपनी माँ को सुझाव देते हुए कहा कि क्यों ना वो दोनों चलकर गांव के मुखिया दत्ताजी राघव सरकार से बात कर उनको अपनी सारी परेशानियां बताएं। अब जो माँ थी उनको बेटे की सलाह पसंद आ गई और वो दोनों मुखिया के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता दी। अब गांव के जो मुखिया थे वो समझदार थे और वो पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे, इसलिए उन्होंने माँ बेटे को आश्वासन देकर यह कहते हुए भेज दिया कि जब आनंद यादव का पिता घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और साथ में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उसके थोड़ी देर बाद तू भी यहाँ पर चले आना। चलते चलते आनंद यादव की माँ ने मुखिया जी से प्रार्थना की कि वो उनके यहाँ पर आने की बात आनंद यादव के पिता से न बताएं। शाम को पिता के घर आने के बाद माँ ने उन्हें बताया कि मुखिया जी ने उन्हें बुलाया है। मुखिया का बुलावा आनंद यादव के पिता के लिए सम्मान की बात थी, तो वो सीधे उनसे मिलने चले गए। उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए। आनंद यादव को देखते ही मुखिया जी ने उनसे सवाल किया कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। जवाब में लेखक ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी है ताकि वो घर और खेत के काम काज में हाथ बटा सके। अब जो मुखिया जी थे उन्होंने लेखक के पिता को खूब डांटते हुए कहा कि बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो और अगर तुम इसे पढ़ा नहीं सकते तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। अब घर पहुंचकर जो पिता थे वो बेटे को कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजने को राजी हो गए, जैसे कि
सुबह जल्दी उठकर घर के काम में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना, जानवर चराना और घर पर अधिक काम होने पर विद्यालय नहीं जाना आदि। तो ये सारी उनकी शर्तें थी। सभी शर्तों को मानने के बाद आनंद यादव को स्कूल जाने दिया गया। आनंद यादव ने सारी शर्तें खुशी खुशी मान ली और स्कूल जाने लगे। अब स्कूल में पहला दिन उनका अच्छा नहीं बीता, क्योंकि उनके साथ के जो सभी बच्चे थे वो अगली क्लास में पहुंच चुके थे और उस क्लास के सभी बच्चे उनसे छोटे थे। अब कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का प्रयास किया और कुछ ने बुरा बर्ताव भी किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले दिन स्कूल नहीं जाएंगे, मगर अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर वो स्कूल पहुंच गए। अब धीरे धीरे उनका परिचय अपने कक्षा के एक होनहार छात्र जिसका नाम था वसंत पाटिल उससे हो गया। लेखक अब खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगे और उनके जो टीचर थे उन्हें भी वसंत पाटिल के साथ दूसरे बच्चों की कॉपी जांचने को देते थे, यानी दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए देते थे उनके टीचर्स उनको और वसंत पाटिल को। धीरे धीरे वसंत पाटिल के साथ उनका परिचय गहरी दोस्ती में बदलने लगा। अब उनके स्कूल में नौवा सौदर येकर नाम के एक टीचर थे जो उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा और सबसे हटकर था। वो मराठी और अंग्रेजी की जो कविताएं थी उनको पूरे ताल और लय के साथ गाकर सुनाते थे। साथ में अभिनय भी करते थे, यानी एक्टिंग भी करते थे और गाकर भी सुनाते थे। वो खुद भी कविताएं लिखते थे। उनको देखकर ही लेखक को कविताएं लिखने में रुचि पैदा हुई, यानी इंटरेस्ट जगी। आनंद यादव उनकी क्लास में अपने आप को भूल जाते हैं और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते और उनके गाने के तरीके, हाव भाव और अभिनय सब याद कर लेते और फिर अपने खेतों में काम करते वक्त हूबहू अपने टीचर की नकल करते हुए उसका अभ्यास करते थे। जहाँ पहले वो खेतों में काम करते वक्त किसी न किसी का साथ चाहते थे, अब अकेले रहना पसंद करने लगे, क्योंकि खेतों में काम करते वक्त वो कविताओं को गाकर, नाचकर और कभी कभी उन कविताओं पर अभिनय कर उसका आनंद लेते थे। इसलिए अब वो चाहते थे कि खेतों में उनके साथ कोई ना रहे, ताकि वो अकेले में अपनी कविताओं की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। तो इस तरह से वो अभ्यास करते करते कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और अपने टीचर के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए। टीचर भी उन्हें प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। एक बार क्या होता है कि उनके जो टीचर थे उन्होंने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल, जो कि एक तरह की लता होती है, फूल की लता होती है, तो जो मालती की बेल थी उसके ऊपर उनके टीचर ने एक सुंदर सी कविता लिखी। अब इस पर जो आनंद यादव थे उन्होंने सोचा कि अगर टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत खलिहान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश है, तो मैं क्यों नहीं कविताएं लिख सकता हूँ। अब जो आनंद यादव थे उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी गहन रुचि देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें रस, छंद, अलंकार आदि उनकी बारीकियां सिखाई। अब वो दोनों अक्सर इसी बारे में बात किया करते थे और इस तरह से सीखते सीखते एक दिन वह छोटा सा बच्चा जिसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो अपनी लगन और मेहनत से महान कथाकार और उपन्यासकार बन गया। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगी कि वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मेरी मेहनत के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम ही लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो मेरी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।